नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेके आया हूं क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे जो दर्शक हैं यूट्यूब पे या जो हमारे फॉलोअर हैं फेसबुक पे या जो हमारे क्लाइंट हैं जो कुंडली दिखाने के लिए कई बार कॉल करते हैं, उन सबकी एक इच्छा थी। आचार्य जी आप ऑफलाइन क्लास देते हैं, कोई एक ऐसा कोर्स डिजाइन कीजिए जो ऑनलाइन बेस्ड हो और दूर दराज इलाकों में सीख सकें। साथ में फीस हमने कम कर दिया इसमें कि वो लोग जो पे करने में असमर्थ थे वो भी आसानी से सीख सकते हैं और ज्योतिष की गहराई को समझ सकते हैं। ये एक ऐसा प्रीमियम कोर्स है जिसमें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तीनों को मिला के सीखेंगे। यानी वैदिक में हमें प्रेडिक्शन के समय कितनी रिक्वायरमेंट है वो स्टडी करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है, तो हम केपी एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। दूसरा है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एक केपी का एक हिस्सा ही है और नाड़ी के थ्रू हम कई कॉम्बिनेशंस बनते हैं और उन कॉम्बिनेशंस के आधार पे इजीली बता सकते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो 10th में अप्रॉक्सीमेट कितने % रिजल्ट आएगा, कोई जॉब करता है तो प्रमोशन का पर्टिकुलर टाइम क्या होगा। सिर्फ नंबर्स को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है। ये तीनों को मिला के अगर सीखा जाए तो आप इतने अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाते हैं। और साथ में ज्योतिष अथाह समंदर है। अगर मैं वैदिक की बात करूंगा उतना सीखते सीखते उम्र गुजर जाएगा, प्रेडिक्शन कब करेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है कि बेसिक्स ऑफ वैदिक और केपी और नाड़ी को मिला के, इसके थ्रू आप बहुत ही कम समय में बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कई बार आप जाते होंगे एक ज्योतिष का प्रेडिक्शन कुछ और होता है। आप नॉर्मली देखिएगा, आप 4 वैदिक ज्योतिषियों के पास जाइए, एक का प्रेडिक्शन कुछ और होगा, दूसरा कुछ और होगा, तीसरा कुछ और होगा, चौथा कुछ और होगा। सबकी बातों में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन नजर आते हैं। लेकिन अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें, आप केपी नाड़ी कॉम्बिनेशन की बात करें, आप देखेंगे कि अगर हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट को अगर एक कुंडली दिया जाए और पर्टिकुलर पूछा जाए कि इस कुंडली में मैरिज लाइफ कैसी है, वो सब का सब एक ही जवाब देंगे, अच्छी है तो अच्छी और बुरी है तो बुरी। यहाँ पे कोई वेरिएशन नजर नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं कि ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है इसमें क्या क्या चैप्टर कवर करेंगे और किस तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग हॉरोस्कोप के बारे में, कुंडली के बारे में समझेंगे कि कुंडली कैसे काम करता है, कैसे बनता है, कैसे प्लैनेट उसमें बैठते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और अगर मैं सिखाने की कोशिश करूंगा तो वो 1 से 1.5 साल लग जाएगा। और 1.5 साल सीखने के बाद आप यही सोचेंगे कि इतना सारा स्टडी करने के बाद सिर्फ हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लैपटॉप में डालते हैं, वो तो सारा कैलकुलेशन निकल के हमारे सामने आ जाता है और आप 2 साल होते होते आप खुद ही भूल जाएंगे वो सारा कैलकुलेशन, क्योंकि आप बार बार कैलकुलेशन करेंगे नहीं। आप लैपटॉप का या मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे कुंडली देखने के लिए, तो हम उस जगह पे नहीं जाएंगे। बट हाँ, बताएंगे कि आखिर में काम कैसे करता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, और फिर बताएंगे लग्न के बारे में, लग्न का कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे डिसाइड करें कौन सा लग्न होगा। और सारी की सारी हम लोग स्टोरी बेस्ड पढ़ेंगे। फिर 12 राशियों के बारे में, 9 ग्रह के बारे में, 27 नक्षत्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत बेसिक लेवल पे है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग स्टडी करेंगे कि प्लैनेट का लॉर्डशिप क्या है। प्लैनेट्स में फ्रेंड्स और इनेमी होते हैं, तो फ्रेंड्स एंड इनेमी प्लैनेट के बारे में समझेंगे, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कौन न्यूट्रल है। एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, मैलेफिक और बेनेफिक यानी अच्छा और बुरा ग्रह कैसे होता है, वो सारा स्टडी करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि फायरी साइन, अर्थ साइन यानी वाटर साइन होता है, अर्थ साइन होता है, एयर साइन होता है, तो वो साइन के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग 12 राशियों के बारे में पढ़ेंगे और 12 राशियों के बाद पढ़ेंगे कि कौन सा राशि का साइन क्या है, कौन सा राशि का कैरेक्टर कैसा है, कौन फायरी है यानी आग है, कौन जल है, कौन पृथ्वी है, कौन वायु है, साथ में कौन सा राशि मूवेबल है, कौन सा स्थिर है, कौन सा डुअल कैरेक्टर का है, मूवेबल भी है फिक्स भी है। सभी राशियों के कोई ना कोई लिंग होते हैं, यहाँ मेल है कि फीमेल है, वो सारा हम समझेंगे। पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में, सभी राशियों के अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं, वो सारा डायरेक्शन स्टडी करेंगे। ये सारा बेसिक में ही कवर होता है। इसके बाद 12 घर के बारे में पढ़ेंगे कि वो 12 घर कैसे स्टडी करना है। सभी घर का अपना अपना एक सिग्निफिकेशन होता है, सभी घर का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मारक घर होता है, बाधक घर होता है, वो पढ़ेंगे। और सभी घर के बीच में किस तरह के रिलेशन होते हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो हम हाउसेज के बीच में के रिलेशनशिप को पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है ग्रहों का रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट, हाउस एंड साइन, यानी कि प्लैनेट्स, घर और राशि के बीच में क्या रिलेशन है। फिर पढ़ेंगे प्लैनेट्स का ट्रांजिट। जन्म कुंडली में कुंडली तो स्थिर दिखता है कि राहु लगन में बैठा है तो बैठा है, लेकिन राहु रुक नहीं गया था। बताया जाएगा कि ये उसी तरीके से है जैसे ग्रह घूम रहे हैं, और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसी समय हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया प्लैनेट्स का, और वो जो कुंडली बन गई वो उनकी हो गई। लेकिन प्लैनेट्स तो रेगुलर घूमते रहते हैं, तो वो जो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट है उसका भी इम्पैक्ट जन्म कुंडली पे आता है। तो उसका इम्पैक्ट कैसे आता है वो स्टडी करेंगे। फिर प्लैनेट का स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे कि प्लैनेट का स्ट्रेंथ कैसे निकालना है। ये अभी तक सारा बेसिक है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। जो हमने पीछे वैदिक और बेसिक एस्ट्रोलॉजी हमने पढ़ा, उसमें क्या है कि वो सारा स्टडी करने के बाद लग्न कुंडली का स्टडी कैसे करते हैं, दशा सिस्टम कैसे निकालते हैं, लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठता है तो क्या रिजल्ट देता है, ये सारा स्टडी करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताऊंगा कि वो उतना एक्यूरेट नहीं है। अगर सिर्फ लग्न कुंडली को देख के अगर प्रेडिक्शन किया जाए तो आप उस जड़ तक नहीं पहुंच सकते जहां पे एक्यूरेट रिजल्ट आता है। उसके लिए आपको आगे स्टडी करना पड़ेगा, जो कि कृष्णमूर्ति पद्धति यानी केपी एस्ट्रोलॉजी है। केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंशिएट कहां पे आता है वो बताता हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे चार्ट का स्टडी करना पड़ता है, बहुत सारे, और उतने सारे स्टडी करते करते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो उतने सारे चार्ट को स्टडी करते होंगे। अदरवाइज आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, या तो वो लग्न कुंडली देखते हैं, नवांश देखते हैं, दशा देखते हैं और प्रेडिक्शन कर देते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन कई बार आप हैरान हो जाएंगे कि वो जो बताते हैं वो होता नहीं है। क्या कारण है आखिर इसमें? आप खुद सोचिए कि एक लग्न 2 घंटे का होता है, यानी एक लग्न से दूसरा लग्न को जाने में 2 घंटे का समय लगता है। तो मान लीजिए 4 बजे से 6 बजे तक एक लग्न है, मेष लग्न है, मान लीजिए। अब एक बच्चे का जन्म जो है वो 4 बजे हुआ, एक बच्चे का हुआ 4:30 पे, एक बच्चे का हुआ 5 बजे। लग्न तो सेम है, लेकिन क्या सबका कैरेक्टर सेम हो जाएगा? तो आप कैलकुलेट करेंगे कि आधा घंटा गैप होने के बावजूद भी लग्न कुंडली तो सेम है, तो प्रेडिक्शन एक्यूरेट कैसे होगा? लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी की सबसे खास बात है कि एक हाउस के अंदर 30 डिग्री होता है। इन 30 डिग्री में 3 नक्षत्रों में बांट दिया, यानी 13 डिग्री 20 मिनट। ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं सारा समझाऊंगा। अब 3 में से एक हिस्सा जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ। इन 13 डिग्री 20 मिनट को केपी एस्ट्रोलॉजी क्या करता है, नक्षत्र का भी 9वां हिस्सा, यानी एक नक्षत्र को 9 भाग में बांटता है, जो कि उप नक्षत्र कहलाते हैं। अब सोचिए कि एक लग्न जो 30 डिग्री का था उसमें हमने 3 डिवीजन किया 3 नक्षत्र के रूप में, और फिर एक नक्षत्र का जो आया इसको भी हमने 9 भाग में बांटा। अब सोचिए कि यहाँ पे जब हम लोग स्टडी करेंगे तो ये क्या है, बार बार चेंज होने लगता है, यानी बहुत छोटे समय में ये उप नक्षत्र बदलने लगता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ का प्रेडिक्शन और जब यहाँ का प्रेडिक्शन, तीनों जब आप एक साथ करेंगे तब जाके एक्यूरेट रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। शायद अभी आपको ये कैलकुलेशन ज़्यादा समझ में नहीं आया हो, जब स्टार्टिंग से बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक राशि कितने डिग्री का होता है, एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है, और उस नक्षत्र का भी 9वां हिस्सा जो होता है वो उप नक्षत्र होता है। कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो उप नक्षत्रों पर आधारित है। ये उप नक्षत्र के लेवल तक जाके प्रेडिक्शन करता है, और कई जगह पे तो उप नक्षत्र को भी 9 भाग में बांट दिया जाता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं उप नक्षत्र, यानी सब लॉर्ड SSL थ्योरी आ जाता है। खैर वो बहुत डेप्थ है और उतना एक्यूरेट हमें टाइम ऑफ बर्थ नहीं मिलता है, इसलिए उस लेवल तक हम लोग जाने की कोशिश नहीं करते, हम सब लॉर्ड के लेवल तक ही काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे केपी चार्ट, कैसे स्टडी करना है। लग्न कुंडली और केपी चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, वो मैं बताऊंगा क्यों डिफरेंशिएट हो जाता है। और कई बार आप लग्न कुंडली देख के सही रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही केपी चार्ट आप स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर लग्न कुंडली देखते समय आपको कहाँ मिस्टेक हो रहा था। तो लग्न कुंडली और केपी सिस्टम की कुंडली दोनों ही साथ मिला के प्रेडिक्शन करेंगे तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग प्लैनेट क्या है कि जैसे
कृष्णमूर्ति जी का कहना था कि जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछने आता है या कोई भी एक घटना घटने वाली होती है या जब आप कुंडली खोल के बैठते हैं किसी का, तो उसी समय क्यों करते हैं? यानी जब कोई व्यक्ति कुंडली के बारे में पूछने के लिए आया तो एक दिन पहले क्यों नहीं आया, एक दिन बाद क्यों नहीं आया? यानी कहीं ना कहीं कुछ ग्रह उस समय रूल करते हैं उनके प्रश्न पे, उनके दिमाग पे, और जो आपको खींच के लाते हैं उस जगह पे, कुंडली दिखाने के लिए फ़ोन करते हैं वो, तो उस समय उन जो रूलिंग प्लैनेट है यानी जिस ग्रह के प्रभाव में वो आपके पास आते हैं, वही ग्रह को देखते ही आप उनके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यानी रूलिंग प्लैनेट्स की थ्योरी इतना एक्यूरेट है कि इन रूलिंग प्लैनेट की सहायता से लाइट चली गई तो कितने बजे आएगी ये भी आप निकाल सकते हैं। ये इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है। कोई व्यक्ति गलत सवाल पूछता है, आप रूलिंग प्लैनेट की मदद से तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये जो व्यक्ति पूछ रहा है ये गलत क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि वो उस समय उसके माइंड पे जो ग्रह रूल कर रहे हैं और जब आप कुंडली देख रहे हैं उस समय के ग्रह दोनों मैच करने चाहिए। फिर एक कस्प एंड कस्पल लॉर्ड की बात कर रहा हूं, जो हमने बताया नक्षत्र और उप नक्षत्र, ये वही थ्योरी है, इसके बारे में बताएंगे। फिर है निर्यन भावचलित, जो केपी चार्ट की मैंने बात किया था वो निर्यन भावचलित ही है, तो निर्यन भावचलित का कैलकुलेशन बताएंगे। फिर प्लैनेट के स्ट्रेंथ और उसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे केपी की सहायता से। फिर टाइमिंग ऑफ एन इवेंट, एक किसी भी घटना का केपी की सहायता से टाइमिंग कैसे निकालें ये स्टडी करेंगे। इस कोर्स में मैंने आपको एक स्पेशल चीज दिया है कि कई बार आप सोचते हैं कि पूरा ज्योतिष सीख लेंगे उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे, बट ऐसा होता है क्या? आप पूरा सीखने जाएंगे तो अंत ही नहीं है। यानी जैसे ही केपी के बेसिक्स थ्योरी को समझेंगे, हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करना शुरू करेंगे। कि जैसे एजुकेशन, यानी जब एजुकेशन के बारे में स्टडी कर लेंगे, उसी समय कोई अगर आके कुंडली दिखाता है आपको और पूछता है हमारे बच्चे का कितना परसेंट आएगा, तो आप अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकाल के बता सकते हैं। भले ही आपको मैरिज के बारे में देखने नहीं आया, भले ही आपको करियर के बारे में देखने नहीं आया, लेकिन एजुकेशन के बारे में आप तुरंत बता सकते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली में एजुकेशन की ये सिचुएशन है। एजुकेशन में क्या पढ़ेंगे कि एजुकेशन से संबंधित कौन कौन से हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है, कौन कौन से प्लैनेट के कॉम्बिनेशन बनते हैं, एग्जामिनेशन में किस तरीके से रिजल्ट आएगा, कितना परसेंटेज होगा, अप्रॉक्स ए ग्रेड होगा, बी ग्रेड होगा, सी ग्रेड होगा, डी ग्रेड होगा, ये निकालेंगे। फिर बच्चे की कुंडली में पढ़ाई का योग तो नहीं है। ऐसा होता है कई बार कि बहुत पैसे खर्च करते हैं फिर भी देखते हैं बच्चा पढ़ाई नहीं करता, उसका मन लगता ही नहीं, चाहे जितने अच्छे अच्छे टीचर को बुला लीजिए, तो एजुकेशन के कॉम्बिनेशन ही कई बार नहीं होते, तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं है। किस फील्ड में जाना चाहिए, यानी फील्ड ऑफ एजुकेशन समझेंगे कि उसके लिए सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स है, मैथ है, इंजीनियरिंग लाइन है या डॉक्टर लाइन है, वो हम जज करेंगे। फिर है एग्जामिनेशन में सक्सेस कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा कवर करते हैं एजुकेशन में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। अब आपने एजुकेशन चैप्टर पढ़ लिया, आप एजुकेशन के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। दूसरा क्या है कि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ बार बार कुंडली देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके मन में ये आ जाता है कि आप एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। तो घर में बच्चों का, अपनी कुंडली का, लोगों की कुंडली देख के जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर आप एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, तो एक इंटरेस्ट बना रहता है और आप आसानी से सीख पाते हैं। फिर है प्रॉपर्टी चैप्टर, कि प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे, किस तरह के लोकेशन में खरीदेंगे, टाइमिंग क्या होगा प्रॉपर्टी परचेज करने का, कंस्ट्रक्शन कब होगा। फिर है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, कई बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं और लॉस हो जाता है, तो कहीं ऐसा तो योग नहीं बन रहा कि प्रॉपर्टी में लॉस का योग बना हुआ है। बेचने की बात है तो प्रॉपर्टी सेल कब करेंगे। कई बार क्या होता है, रेसिडेंस बदलते समय लाख कोशिश करके थक जाते हैं, नहीं बदल पाते हैं, तो फिर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के साथ देखेंगे कि कब संयोग बन रहा है कि घर बदलने का, तो वो सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है गाड़ी। प्रॉपर्टी और व्हीकल लगभग सेम है, कि जैसे उसमें प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे तो यहाँ व्हीकल परचेज करने का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कलर किस तरीके का आएगा। जिस तरह के प्लैनेट होते हैं अक्सर उसी तरह के कलर के गाड़ी घर में ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो किस कलर का गाड़ी परचेज हो सकता है उस समय, कॉमर्शियल होगा या पर्सनल होगा। कई बार गाड़ी चोरी होने का डर होता है, तो वो देखेंगे कि कुंडली में कहीं ऐसा योग तो नहीं बन रहा। कई बार गाड़ी को पूरा पैसा दे के लेते हैं, कई बार लोन से लेते हैं, तो वो हम देख सकते हैं। कई बार गाड़ी में एक्सीडेंटल डैमेज या किसी बहुत खराबी की वजह से पूरा का पूरा लॉस चला जाता है,
वो स्टडी कर सकते हैं। फिर गाड़ी बेचने की बारी आती है तो गाड़ी कब बिकने का योग है, ये सारा गाड़ी से रिलेटेड सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ, कि कौन से ग्रह में किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम आती है, ये स्टडी करेंगे। बॉडी का पार्ट्स, यानी सभी घर का 12 घर हैं तो 12 घर के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स जुड़े हुए हैं, वो स्टडी करेंगे। उसके बाद हाउसेज, उसके प्लैनेट्स का बॉडी के पार्ट से क्या क्या संबंध है, वो स्टडी करेंगे। उसके कॉम्बिनेशन समझेंगे हेल्थ का, कि किस तरह के कॉम्बिनेशन में किस तरह की बीमारी आती है, किस तरह के प्लैनेट में किस तरह की बीमारी आती है, और कब ठीक होने का योग बन रहा है, बीमारी किस तरह की आएगी, दुर्घटना या दुर्घटना से मृत्यु का योग तो नहीं बन रहा। फिर है ट्रांजिट, सेम जो गोचर की बात करा था हमने वो बढ़ेंगे। साथ में कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरह की कुंडली में कौन सी दशा में कौन सी बीमारी आई थी। आप लोग भी कुंडली शेयर करेंगे और उस कुंडली पे भी बताया जाएगा। फिर अगला टॉपिक है ट्रैवल। कई बार लोग सोचते रहते हैं विदेश कब जाएंगे, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन प्लान बनाते रह जाते हैं, ट्रैवल नहीं कर पाते। वहीं पे कई लोगों के पास कम पैसे होने के बावजूद भी खूब घूमते हैं। तो ट्रैवल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन ट्रैवल का योग बनाते हैं, कौन कौन से हाउस के कॉम्बिनेशन ट्रैवल का योग बनाते हैं, टाइमिंग ऑफ ट्रैवल क्या होगा, किस तरह के जगह पर ट्रैवल करेंगे, पाकिस्तान घूमेंगे कि अमेरिका घूमेंगे, यानी एक बिना डेवलपिंग कंट्री में जाएंगे या मॉडर्न कंट्री में यानी डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे, वो योग। एब्रॉड जाने का योग तो बन रहा है, बट क्या सेटलमेंट का भी योग है, वो देखेंगे। अगर सेटल हो चुके हैं, कई लोगों के मन में होता है अपने मातृभूमि में वापस आने के लिए, तो मातृभूमि की ओर वापस आने का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि बैक टू द मदरलैंड पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ रिटर्निंग, कब रिटर्न होने का टाइम है वो निकालेंगे। पर्पस ऑफ ट्रैवल, कई बार ट्रैवल क्या होता है, घूमने की वजह से होता है, कई बार ट्रैवल होता है जॉब की वजह से होता है, कई बार ट्रैवल बिजनेस की वजह से होता है, कई बार ट्रैवल होता है बीमारी की वजह से दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो वो सारी चीजें हम ट्रैवल में निकालेंगे। फिर करियर एंड फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट, यानी कि हमारी लाइफ में करियर से रिलेटेड जो चीज है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह के करियर सेलेक्ट करना चाहिए, करियर में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो उसको कैसे क्लियर करें, कौन से ग्रह की वजह से आ रहे हैं, कब तक आएंगे, बिजनेस रोकना चाहिए अब आगे करना चाहिए, लॉसेज तो नहीं हो रहा है। फिर है जॉब या बिजनेस चेंज होने का कब योग बनता है। फिर कई बार करियर में अचानक से ब्रेक लगता है तो वो हम निकाल सकते हैं करियर में ब्रेक कब लग रहा है, प्रमोशन है, ट्रांसफर है। साथ में कई बार कुछ योग ऐसे बनते हैं कि आदमी लाख कोशिश कर ले, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस होता रहता है, बड़े बड़े बिजनेस डूबने लगते हैं। तो उसके हम कॉम्बिनेशंस के थ्रू, केपी के कॉम्बिनेशन के थ्रू आसानी से बता सकते हैं कि अब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन में आपका पूरा पैसा डूब सकता है, इसलिए जहां है वहां पे रुके और अपने एक्स्ट्रा बिजनेस क्रिएट करने के चक्कर में पैसा ना लगाएं, अदरवाइज 100% लॉस हो सकता है। उनको हम समझा सकते हैं कुंडली देख के। फिर मैरिज, कि मैरिज का योग कब बन रहा है, लव अफेयर कब होगा, फिर है लव मैरिज का योग है या नहीं है। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है तो उसका योग तो नहीं बन रहा। डाइवोर्स का अगर सिचुएशन है तो होगा या नहीं होगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। कई बार होता है मैरिज प्रपोजल ही नहीं आते तो प्रपोजल कब आएंगे। फिर कई बार होता है बात बहुत आगे बढ़ के एंगेजमेंट तक पहुंच जाती है, एंगेजमेंट के बाद ब्रेक हो जाता है, तो वो हम निकाल सकते हैं कुंडली देख के। मांगलिक दोष का सिस्टम निकाल सकते हैं कि मांगलिक दोष कैसे देखना है। फिर है मैच मेकिंग, मैचिंग करते समय लड़का का नेचर कैसा होगा, लड़का का हेल्थ कैसा होगा, लड़का की अर्निंग कैसी होगी, करियर कैसा होगा, लड़के की एज कैसी होगी, सभी को अलग अलग पॉइंट निकाल के फिर मैच करेंगे। वो जो गुण मिलाने वाला सिस्टम है उस पर नहीं रुकेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक है। हमें जब कुंडली मिलाते हैं तो उसका मिलाने का अपना एक अलग तरीका है और उसी अनुसार से मैच मेकिंग करेंगे। फिर अब बच्चे से संबंधित कि बच्चे का योग कब बनेगा। कई बार क्या होता है बच्चे का योग नहीं होता तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे किस कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है जहां बच्चे का योग नहीं होता। प्रेगनेंसी का देखेंगे, प्रेगनेंसी पीरियड देखेंगे। कई बार मिसकैरेज का योग बनता है तो वो मिसकैरेज का योग देखेंगे कि कहीं कुंडली में मिसकैरेज का योग तो नहीं बन रहा। फिर है बच्चे का गंडमूल नक्षत्र, वो देखना है, गंडमूल नक्षत्र है तो फिर उसके उपाय करने हैं। फिर है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, मेल है कि फीमेल है, हमें स्टडी कर सकते हैं। खैर ये सब कभी करना नहीं चाहिए,
बट एज ए नॉलेज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। कई बार क्या होता है, पति पत्नी में झगड़े की वजह से कस्टडी को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो फिर बच्चे की कुंडली से देखेंगे कि बच्चे का कस्टडी मदर की तरफ जाएगा या फादर की तरफ जाएगा। कई बार बच्चे अडॉप्ट करने का भी योग बनता है, तो अडॉप्शन है या नहीं है। फिर पढ़ेंगे बर्थ ऑफ ट्विंस, यानी कई बार जुड़वा बच्चे होते हैं तो उसको पढ़ेंगे कि कुंडली में कौन से योग में जुड़वा बच्चे का योग बनता है। तो हम लोग बेबी से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर है लॉन्गिटिविटी, यानी आयु। कुंडली में बाधक घर भी होते हैं, मारक घर भी होते हैं। एज का कैलकुलेशन का एक केपी में अपना एक सिस्टम है, उसके अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे। उस कैलकुलेशन के बेस पे हम निकाल सकते हैं कि लगभग किस एज में डेथ का योग बनता है। फिर हम पढ़ेंगे कि डेथ का कारण क्या हो सकता है। कुंडली में एक्सीडेंटल डेथ तो नहीं है, या क्या होता है कई बार बीमारी से डेथ हो जाता है, या कई बार सर्जरी के अनुसार होता है, कई बार बहुत लॉन्ग लाइफ होती है। तो वो सारी चीजों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे केपी और नाड़ी के कॉम्बिनेशंस के थ्रू। फिर एक है सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा केपी का एक जो टॉपिक है, वो है प्रश्न कुंडली। हम लोग बहुत तरह से हमने प्रश्न कुंडली स्टडी की है, बहुत तरह से प्रश्न कुंडली के थ्रू निकालने की कोशिश की है। जो केपी का प्रश्न कुंडली है उसका कोई जवाब नहीं है। वो इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन और इतना सटीक प्रेडिक्शन बाकी जगह पे मैंने नहीं देखा। अब मैं बताता हूं कि प्रश्न कुंडली में हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो एक जो हॉरेरी चार्ट यानी प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं, वो नंबर्स के थ्रू होता है। 1 से लेकर 249 तक आपको एक नंबर चूज करना है, उसी नंबर के बेस पे प्रश्न कुंडली बनेगा। उस कुंडली से सामने वाले का क्या प्रश्न है उसका जवाब मिलेगा और वो 100% एक्यूरेट रहेगा। अब क्वेश्चन किस तरीके का हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कई क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन वही हो सकते हैं जो पीछे के चैप्टर हमने स्टडी किया। तो उन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं प्रश्न कुंडली के थ्रू। इसमें डेट ऑफ बर्थ डालने की जरूरत नहीं है। अगर मैरिज का सवाल है तो सेम है, प्रश्न कुंडली लगा देंगे और उनका 7वें घर का सबलॉट देख लेंगे। 7वां घर मैरिज का होता है, 7वें घर का सबलॉट देखा और उसके थ्रू कॉम्बिनेशन में मिलाया, फिर उनका जवाब दे सकते हैं कि आपका प्रश्न का उत्तर ये है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी विल कम बैक। प्रश्न कुंडली में टाइम ऑफ इवेंट निकालने के कई सारे तरीके हैं। जैसे अगर कोई घटना 24 घंटे के अंदर हुई तो उसका तरीका अलग है। तो लाइट कब आएगी, ये घटना 24 घंटे के अंदर होगी। आपको फोन किसी का स्विच ऑफ जा रहा है और आप इंतजार कर रहे हैं कि कब कॉल लगेगा या सामने वाला कब कॉल करेगा, तो वो 24 घंटे के अंदर की घटना है। फिर कुछ घटनाएं होती हैं 7 दिन के अंदर की, कुछ आने वाला है कुरियर, फंसा हुआ है, पता नहीं चल रहा कब आएगा, वो निकालना है तो 7 डेज का उसका कैलकुलेशन अलग है। फिर है 1 मंथ का, फिर ईयर का है, सबका कैलकुलेशन अलग अलग है। तो वो सारा कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं प्रश्न कुंडली के अनुसार से। फिर है कोई मैच है, कोई चुनाव है, कहीं भी यस या नो का डिसीजन लेना है, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, काम होगा या नहीं होगा। जहां यस नो का कॉम्बिनेशन लेंगे उसके लिए भी 1 से 249 के बीच का नंबर डालेंगे और जिस हाउस से संबंधित सवाल है उसका सबलॉट देख के रिजल्ट दे सकते हैं कि ये घटना होगी या नहीं होगी, चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इंडिया मैच हारेगी या जीतेगी, वो सारा कुछ निकाल सकते हैं। फिर है रूलिंग प्लैनेट को नंबर्स के थ्रू कैसे कनेक्ट करना है। ये बहुत ही मैजिकल प्रेडिक्शन देता है कि जो रूलिंग प्लैनेट हमने निकाला कि जिस समय प्रश्न पूछा जाता है उस समय कौन से ग्रह के प्रभाव में उन्होंने प्रश्न पूछा, तो वो रूलिंग प्लैनेट हुए। और न्यूमरोलॉजी लिखने का मतलब ये था कि कई बार क्या होता है कि राम नाम के लड़के को 12th पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए 10 कॉलेज में फॉर्म अप्लाई किया। अब उन 10 कॉलेज में किस कॉलेज में सिलेक्शन होगा उसे नहीं पता है, और उसके फादर आपके पास आए हैं कि बताइए 1 से लेकर 10 तक के नंबर कॉलेज हैं, इसमें किस में एडमिशन होगा इसका। तब हम लोग इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। 1 से 10 तक कॉलेजेस के अलग अलग नंबर लेंगे जो 1 से 249 के बीच में होगा, और उस समय के रूलिंग प्लैनेट को उस नंबर से टैली करेंगे और जिस नंबर पे वो मैच कर जाए उसी नंबर वाले कॉलेज में उसका एडमिशन होगा। शायद आपको समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो अभी, लेकिन जब हम स्टडी करेंगे तो आप इसको चुटकी में समझ जाएंगे और इसकी प्रेडिक्शन करते समय आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अब क्या है कि कौन चुनाव जीतेगा, चुनाव में कई बार क्या होता है कि राम चुनाव जीतेगा या हारेगा, तो हम लोग देने का तरीका अलग है। लेकिन राम, श्याम, मोहन
विवेक, कई तरह के लोग, 4 लोग खड़े हैं जिनके बीच में कंपटीशन है, अब 4 में से कौन जीतेगा, फिर हम उसी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, उसी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं कि कौन चुनाव जीतेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, 10 में निकाल सकते हैं। चोरी हो गई है, घर में 6 मेंबर है जिन पर शक है, तो 6 का नाम लिख के और इसके कैलकुलेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि चोरी किसने किया। और साथ में एक पैरेलल कोर्स और स्टार्ट किए हैं, वो है वास्तु का, क्योंकि हमारा ज्योतिष पढ़ाने का मकसद क्या है, आप कुंडली के अनुसार से प्रेडिक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन उपाय कैसे बताएंगे। ज्योतिष में उपाय क्या है, रत्न पहनेंगे, रत्न पहनने से कोई खास लाभ नहीं होने वाला। अगर रत्न बहुत ज़्यादा प्रभाव देता भी है तो बहुत थोड़े समय के लिए लगेगा कि पहनने के बाद थोड़ा फर्क पड़ा, महीना और 2 महीना होते होते एनर्जी फिर वापस न्यूट्रल हो जाती है। तो कैसे रिजल्ट दें। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो सिर्फ ये जानने नहीं आता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम को जानता है, उसे पता है उसकी क्या प्रॉब्लम है। वो आपके पास इसलिए आता है, एक आशा भरी नजरों से देखते हुए आता है कि उनके पास जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, इस प्यास के साथ आता है वो। लेकिन क्या हम ज्योतिष से उस प्यास को बुझा पाएंगे? क्या हम कुंडली देखने के बाद उनको कुछ हेल्प कर पाएंगे, या कुंडली देख के कुछ ऐसे रेमेडीज दे सकते हैं जिनसे उनका समाधान हो जाए? मेरे तरफ से जवाब है नहीं। ज्योतिष एक गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। ज्योतिष एक किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन उस बुरे प्लैनेट के शुरू होते समय प्रकृति की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो ज्योतिष है और ये वास्तु दोनों आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। यानी उस बुरे ग्रह के प्रभाव में नेचर ने उनके लिए जो एक तैयारी किया, उस तैयारी को समझना पड़ेगा कि आखिर में राहु की जब दशा शुरू हुई इनकी, तो राहु के दशा शुरू होते समय इन्होंने अपने लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस कर दिए, क्योंकि डायरेक्ट ग्रह हिट नहीं कर रहा, ग्रह वहां की एनर्जीज को बदल के हिट कर रहा है। तो वो जो एनर्जी के जो चेंजेस हुए हैं उसको समझना पड़ेगा। अब जन्म कुंडली के ग्रह को तो नहीं बदल सकते, किसी में ताकत नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली के ग्रह को उठा के राहु को, चलो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है जी तीसरे घर में रख देते हैं। वो लाल किताब वाले भी बोलते हैं कि ऐसे ग्रह को घुमा देंगे, प्रैक्टिकली कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो आप जैसे कि शनि जी 5वें घर में अच्छा नहीं लग रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, चलो इसको ना 10वें घर में रख देते हैं, क्या ऐसा संभव है? नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जब रिसर्च किया इस पे और हमने देखा कि जैसे जैसे ग्रहों की मूवमेंट है, जैसे मान लीजिए एक ज्वेलरी व्यापारी है या कोई कपड़े का व्यापारी है, इन दो, मैं ज्वेलरी और कपड़े क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये शुक्र से संबंधित प्रोफेशन है। तो मैंने देखा कि ये ज्वेलरी व्यापारी और कपड़े व्यापारी हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र की दशा चलते समय ये बर्बाद हो जाते हैं। यानी जैसे ही शुक्र की दशा शुरू हुई, इनके लॉस आने शुरू हो गए, इनका पैसा फंसना शुरू हो गया। और अक्सर आप गेस कर सकते हैं कि जब भी कोई ज्वेलरी का काम करने वाला, कपड़े का काम करने वाला अपनी फाइनेंशियल कंडीशन लेके आपके पास आता है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन खराब होता जा रहा है, हमारा पैसा फंसते जा रहा है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो 2 चीज बहुत कॉमन है। एक, उनके घर में अग्निकोण खराब होगा, दूसरा वो शुक्र की दशा में आपके पास आए होंगे, क्योंकि उनका प्रोफेशन का कारक ही शुक्र है। और अगर शुक्र खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लॉसेज क्रिएट होने लगेंगे। लेकिन सिर्फ शुक्र खराब होने से लॉसेज नहीं होता। जब शुक्र खराब होता है तो उनसे पूछिएगा कि जब शुक्र खराब हुआ था या शुरू हुआ था, उस समय आपने घर बदला था या आपने घर में रेनोवेशन कराया था, और अभी जिस घर में आप रह रहे हैं उसके घर के अग्निकोण में टॉयलेट है या नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, जो घर में शुक्र का स्थान है यानी अग्निकोण, वहां पे शौचालय बना होता है। घर में शुक्र खराब हो गया, जन्म कुंडली का शुक्र खराब हो गया, जब दोनों मिल जाते हैं तो उनका सारा का सारा फाइनेंशियल सिस्टम को खराब कर देते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा जो डायमंड, ज्वेलरी, सोना चांदी, कपड़े का, इंटीरियर का, इन जो डेकोरेशन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके साथ अक्सर शुक्र जो है वो अगर खराब हो जाए तो पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो उसी तरीके से राहु के लिए भी स्टडी कर सकते हैं कि अगर कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है तो घर में कहाँ पे खराब होगा। और कुंडली के ग्रह को नहीं बदल सकते, लेकिन उसको बदलने की क्षमता हमारे अंदर है, उसका सलाह दे सकते हैं उनको बता सकते हैं कि इस एनर्जी को बदल के आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैं बताता हूँ आपको, वास्तु के रेमेडीज करने के 15 डेज के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। लेकिन जन्म कुंडली देख के अगर वास्तु को बैलेंस किया जाए
तो उसका एक अलग ही रिजल्ट आता है। जन्म कुंडली को देख के घर को डिजाइन किया जाए तो उसका एक अपना अलग रिजल्ट है। इसलिए हमारा मेन मकसद था कि पहले वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों मैं साथ में लेके चल रहा हूँ कि वास्तु सीखिए, एस्ट्रोलॉजी सीखिए, और जैसे ही आप दोनों का नॉलेज होगा, जो तीसरा कोर्स है वैस्ट्रो वास्तु है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो जैसे ही लॉन्च होगा उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, उस लिंक पे जाके आप पूरा कोर्स सीख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।